तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं, है ना। बेंडूरा क्लियर? बेंडूरा सबको बेंडूरा क्लियर है ना? 4 स्टेप क्लियर है? 4 स्टेप बोलो क्या क्या है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। सुमन ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। अब कुछ और 3-4 सिद्धांत हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़े आला दर्जे के। आला दर्जा समझते हो? मतलब ऊंचे लेवल के हैं, तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ईसी टोलमैन। टोलमैन का नाम सुना है? टोलमैन की 6, 7, 8, 9, 10 बेहतरीन बातें जो बहुत ही जबरदस्त हैं। उनमें से कोई एक बात आती है परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली। टोलमैन, क्लार्क हल, एडविन गुथरी, इनको पूछा जाता है। तो आज पढ़ेंगे एडवर्ड सी टोलमैन। चेस नाम है इनका पूरा। ईसी टोलमैन लिख लो आप, ऐसे लिखो, ई सी टोलमैन। ईसी टोलमैन। कौन से टोलमैन? ईसी। एडवर्ड चेस टोलमैन। चेस, चेस समझते हो? चेस किसको बोलते हैं? चेस चीयर्स नहीं, चेस। एक तो चेस शतरंज होती है, एक कल चेस अफगानिस्तान ने किया था, चेज, वो भी चेस ही है। पीछा करते हैं ना किसी का, पीछा करके पकड़ लेते हैं, रेडी चेस। तो सेकंड बैटिंग थी अफगानिस्तान की, पाकिस्तान को हरा दिया था, पता है आपको? हिस्ट्री बनी थी, हिस्ट्री पहली बार। ओके, एडवर्ड चेस टोलमैन या ईसी टोलमैन। चलें आगे, करें शुरू, बोलो। ओके, तो टोलमैन के बारे में बहुत सी बातें सुन लें, 2 मिनट ध्यान से सामने देख के। पहली बात तो टोलमैन का सिद्धांत, जिस तरह से बेंडूरा के सिद्धांत की हमने आपको एक बात बताई थी, दोनों के बीच का ब्रिज है ना? ब्रिज फुल है ना? ओके, उसी तरह से टोलमैन के सिद्धांत की भी खास बात है। टोलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण है। तो ऐसा पूछ लें दोनों के बीच ब्रिज कौन सा है, तो हम बोलेंगे बेंडूरा। और दोनों का मिश्रण कौन सा है, तो हम बोलेंगे टोलमैन। कौन से 2 स्कूल्स का? व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। या फिर संज्ञानवाद की जगह हम नाम ले सकते हैं गेस्टाल्टवाद। परीक्षा में है एक बात। दूसरी बात, टोलमैन ने प्रयोग किया था रेट्स पर, चूहों पर। किस पर किया था? चूहों पर। तीसरी बात, टोलमैन ने, मैंने आज एक सवाल दिया था, कल मोनिका तुमने रिस्पॉन्ड किया ना? आज एक सवाल किया था ब्लैक बुक्स। डू यू नो ब्लैक बुक्स? एक ब्लैक बुक्स वाली बात आपको बताएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टोलमैन सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। जब मैं ऐसा करूं तो ऐसे कर दिया करो। टोलमैन सीखने में किसको महत्वपूर्ण नहीं मानते? पुनर्बलन को। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्लैक बुक्स वाली बात पे एक शब्द आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती चर। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती चर। तो मध्यवर्ती चरों के लिए 2 लोग जाने जाते हैं, टोलमैन और क्लार्क हल। ओके, पहले टोलमैन ने किया, बाद में क्लार्क हल। आपने कभी सुना होगा SOR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में O सुना है? O। ओके, तो ये O वाला काम टोलमैन और क्लार्क हल दोनों का है। और कुछ और बातें, तो सबसे पहले लिखो आप पहली बात, टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी। क्लार्क हल और टोलमैन दोनों को ही उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। तो टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं।
जिनका सिद्धांत टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनका सिद्धांत व्यवहारवाद तथा संज्ञानवाद, ब्रैकेट में लिखोगे गेस्टाल्टवाद, दोनों का मिश्रण माना जाता है। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। पहली बात, टोलमैन व्यवहारवादी तो हैं पर उत्तर व्यवहारवादी हैं, क्योंकि व्यवहारवाद से भी थोड़ा सा आगे गए हैं। तो टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनका सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद दोनों का क्या है, मिश्रण है। फर्स्ट ग्रेड की बात है, साइकोलॉजी में मास्टरी करनी है। कोई बात बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इसको समझना है। ओके, अब आप में से कोई बता सकता है मेरे को कि टोलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण क्यों है? चलिए, आपने टोलमैन पढ़ा नहीं है अभी, फिर भी कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है। गरिमा, व्यवहारवाद की छाप टोलमैन के सिद्धांत पे है, क्यों? अरुण, सुमन, ठीक है, आपका दर्द ओके। चलो कोई बताओ, तुम, मोनिका, अंकिता। यस, चलिए सुने। व्यवहारवाद की खास बातें दो थी, हमने आपको बताई थी, बताओ वो कौन सी? एक तो व्यवहारवाद, जोर से बोलो, व्यवहारवाद की दो बातें। पहली बात, यस, एक तो व्यवहारवाद अंतर्दर्शन या इनर ऑपरेशंस को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। व्यवहारवाद तो केवल वस्तुनिष्ठ विधियां या अवलोकन या ऑब्जर्वेशन को महत्वपूर्ण मानता है। ओके, एक वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है ना। व्यवहारवाद की दो बातें याद रखना, व्यवहारवादी अवलोकन को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं, अंदर क्या चल रहा है इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। ये वाली बात टोलमैन ने कही है, टोलमैन ने इस बात को माना है। कैसे माना है? लिख लो, दोनों का मिश्रण क्यों है, तो लिखो व्यवहारवाद का प्रभाव, टोलमैन के सिद्धांत पे व्यवहारवाद का प्रभाव क्यों है? टोलमैन व्यवहार के प्रेक्षण ओब्लिक अवलोकन को महत्वपूर्ण मानते हैं। सिंपल बात बोलिए, बहुत सिंपल सी बात। व्यवहारवाद वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण अवलोकन ऑब्जर्वेशन को महत्वपूर्ण मानता है, और टोलमैन भी प्राणी के व्यवहार के अवलोकन की बात करते हैं, इसलिए। दूसरी बात, संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद की छाप क्यों है? ये कोई बताए मेरे को। ओके, चलिए, गेस्टाल्टवाद की छाप क्यों है तो सुने। आपने दो शब्द सुने होंगे, ध्यान देना, आते हैं परीक्षा में। एक तो
मोलिक्यूलर बिहेवियर, एक मोलर बिहेवियर। बोलिए कौन सा? मोलर बिहेवियर। मोलिक्यूलर बिहेवियर तो वो होता है जब हम किसी किसी व्यवहार को छोटे छोटे अंशों में बांट के समझने पर बल देते हैं। आपको पता है व्यवहारवाद में व्यवहार को किस तरह से समझा जाता है? अंशों में बांट के या संपूर्ण रूप से, और गेस्टाल्टवाद में संपूर्ण रूप से। तो टोलमैन व्यवहार को समझने के लिए प्रेक्षण और अवलोकन की बात तो करते हैं, अभी मैं बताऊंगा इनका प्रयोग, लेकिन ये रिफ्लेक्सेस को छोटे छोटे टुकड़ों में या अंशों में बांट के ऑब्जर्व करने को नहीं मानते, बल्कि एज ए होल संपूर्ण व्यवहार को समझने की बात करते हैं। और जहां पे संपूर्ण या एज ए होल आता है वहां पे क्या आ जाता है? गेस्टाल्टवाद। साथ में इन्होंने बोला है व्यवहार, इनके सिद्धांत का भी नाम है एक मोलर बिहेवियर। मोलर का मोलिक्यूलर का मतलब होता है टुकड़ों में बांट के, और मोलर का मतलब होता है सबको एक साथ। तो एक साथ वाली बात गेस्टाल्टवाद है। दूसरी बात, संज्ञानवाद भी क्यों छाप है संज्ञानवाद की? तो देखो हमने आपको एक बात बताई थी, याद करो, मतलब उसमें पूछा था ब्लैक बॉक्स। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? सुने, इधर है स्टिमुलस, क्या है? स्टिमुलस, और इधर है रिस्पॉन्स। व्यवहारवादी सीधे सीधे स्टिमुलर और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बीच में कुछ नहीं होता, यह है बिहेवियरिज्म। ये क्या है? बिहेवियरिज्म। और कोग्निटिविज्म क्या बोलता है? क्या बोलता है पता है आपको? कि स्टिमुलस ओके, रिस्पॉन्स आउटपुट ओके, लेकिन बीच में इंसान की खुद की इनर मेंटल प्रोसेस भी होती है, जिसमें थिंकिंग है, जिसमें फीलिंग है। मैंने आपको सारी बताई थी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए संज्ञानवादी कहते हैं कि मेंटल प्रोसेस बीच में आता है। ध्यान देना मेरी बात का। और मेंटल प्रोसेस क्या है? माइंड है। मेंटल प्रोसेस क्या है? माइंड है, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। और ये व्यवहारवादी कहते हैं कि माइंड जैसी चीज कोई नहीं होती, और हमें माइंड को एकदम इग्नोर करना है, क्योंकि माइंड तो उस ब्लैक बॉक्स के समान है जो सील पैक है, उसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। इसलिए वो बीच में माइंड की बात नहीं करते, बल्कि ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। तो परीक्षा में पूछा गया, याद रखना, ब्लैक बॉक्स का संबंध व्यवहारवादियों से है। व्यवहारवादी हमारे माइंड को किसकी संज्ञा देते हैं? ब्लैक बॉक्स की संज्ञा देते हैं, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के यांत्रिक संबंध पे कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी हमारे मानसिक संक्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यह बात कौन बताते हैं? व्यवहारवादी। कौन बताते हैं? व्यवहारवादी। और जो कहते हैं हमारे मेंटल प्रोसेस का, फीलिंग का, थिंकिंग का, आदि चीजों का रोल है, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञानवादी। तो टोलमैन ऊपर वाली बात करते हैं कि नीचे वाली? नीचे वाली करते हैं। इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानवाद का की छाप है, संज्ञानवाद से प्रभावित है। इस बात को लिखो आप, स्टिमुलस ब्लैक बॉक्स, रिस्पॉन्स बराबर बिहेवियरिज्म, स्टिमुलस बीच में मेंटल प्रोसेस, फिर रिस्पॉन्स बराबर कोग्निटिविज्म। ऐसा कैसा लिख लो। मैंने बोला ना थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, समझना है ध्यान से। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, दिमाग का कोई रोल नहीं है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का कोई रोल नहीं है। दिमाग ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसको अनफोल्ड नहीं किया जा सकता। ये तो व्यवहारवादी बोलते हैं। और जो कहते हैं दिमाग का, संज्ञानात्मक क्षमताओं का, मेंटल प्रोसेस का, थिंकिंग, फीलिंग, इंटरेस्ट, बिलीफ्स, जाने कितनी चीजें इनका रोल होता है, वो कहलाता है कोग्निटिविज्म। तो टोलमैन नीचे वाली बात को मानते हैं, इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद की छाप से अछूता नहीं है। और साथ में ये ऑब्जर्वेशन की बात भी करते हैं, इसलिए व्यवहारवादी भी। और हम जो SOR की बात करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ऑर्गेनिज्म है, ये भी टोलमैन और क्लार्कल दोनों ही कहते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बाद में। अभी आपने ये बात लिखी, सबने लिखी ना? बोलो लिखी कि नहीं?
सिंपल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बराबर व्यवहारवाद, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में मेंटल प्रोसेस आ जाए तो संज्ञानवाद, और व्यवहारवादी मेंटल प्रोसेस के स्थान पे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स, कोई दिमाग का रोल नहीं है, सिंपल। अब देखो वापस, टोलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद से प्रभावित है क्योंकि यह प्रेक्षण और अवलोकन पर क्या देता है? बल देता है। ये संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद के बीच पर छाप है। क्यों है? क्यों है? बताओ क्यों है? बताओ क्यों है? इसमें मानसिक संक्रियाओं का महत्व है। ओके, दूसरी बात, ये किसकी बात करता है? व्यवहार के कैसे अवलोकन की बात करता है? टुकड़ों वाले या समग्र वाले? दोनों बातें। तो लिखो ए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को महत्व देते हैं। दूसरी बात, समग्र या संपूर्ण, समग्र या संपूर्ण, इंग्लिश में होल की बात करते हैं। और इसे ही कहते हैं मोलर बिहेवियर। मोलर बिहेवियर समग्र का ही दूसरा नाम है, अंशों का नाम नहीं है। अंशों को मोलिक्यूलर कहते हैं इंग्लिश में, और समग्र को मोलर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कोई नाम आ सकता है, कभी कभी सवर्ण व्यवहार नाम आता है, मैं लिखवाऊंगा आपको जब इनके नाम लिखवाऊंगा तो टोलमैन की अभी तक दो बातें हुई हैं केवल। पहली बात, टोलमैन व्यवहारवादी हैं कि उत्तर व्यवहारवादी? उत्तर व्यवहारवादी। क्यों है उत्तर व्यवहारवादी? क्योंकि व्यवहारवाद से एक कदम आगे हैं। दूसरी बात, इनके सिद्धांत पे दो स्कूल्स का प्रभाव है, एक तो व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद का प्रभाव क्यों है? क्योंकि ये भी प्रेक्षण की बात करते हैं, अवलोकन की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की बात करते हैं। अंतर्दर्शन तो व्यवहारवादी नकारते हैं, ऑब्जर्वेशन को मानते हैं, तो ये मानते हैं। लेकिन दूसरी बात, साथ में ये इस बात पे भी बल देते हैं कि व्यवहारवादी तो दिमाग वाली चीजों को ब्लैक बॉक्स बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये दिमाग वाली चीजों या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, और साथ में ये व्यवहार को टुकड़ों में बांट कर नहीं देखते बल्कि समग्र रूप से समझने की बात करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत में शब्द आएगा इंग्लिश में मोलर बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? मोलर, याद रखना, मोलर बिहेवियर। तीसरी बात लिखो, टोलमैन मध्यवर्ती चरों इंग्लिश में कहते हैं इंटरविनिंग वेरिएबल्स। इंटरविनिंग वेरिएबल्स, इंटरविनिंग की स्पेलिंग देखना, INTER, इंटरविनिंग वेरिएबल्स इंग्लिश में। चलो लिख लो, कोई नहीं, ये लगाना होगा तो फिर लगा देंगे। टोलमैन मध्यवर्ती चरों, ब्रैकेट में लिखना, इंटरविनिंग वेरिएबल्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। और यहां ब्रैकेट में एक बात लिखना, क्लार्क हल भी मानते हैं। तो क्लार्क हल भी। मध्यवर्ती चर क्या है? मध्यवर्ती चर और कुछ नहीं है बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो ओ आता है उसकी बात होती है। कैसे होता है सुने। कभी कभी SOR क्लार्क हल के साथ जोड़ा जाता है, कभी कभी टोलमैन के साथ भी जोड़ा जाता है, कभी वुडवर्थ के साथ भी जोड़ा जाता है। एक्चुअली SOR है क्या तो सुन लें।
सुन रहे हो? स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं व्यवहारवादी। कौन करते हैं? सभी करते हैं, पर व्यवहारवादी कहते हैं स्टिमुलस के कारण से रिस्पॉन्स होता है, बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है। आप सुन रहे हो मेरी बात? ओ की जो बात करते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ऑर्गेनिज्म। ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक तरीके से व्यक्ति की मानसिक संक्रियाएं, फीलिंग, थिंकिंग, मेंटल ऑपरेशंस। तो इसकी जो बात करने वाले हैं उसमें दो नाम प्रमुख हैं, एक तो टोलमैन और दूसरा क्लार्क हल। एक तो टोलमैन और दूसरा क्लार्क हल। इसका क्या मतलब है? तो ये कहते हैं कि साहब ये वो व्यवहार है बीच वाला जिसको कोई दूसरा देख नहीं सकता, इसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसका अवलोकन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अंदर ही अंदर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एक लड़का इधर से जा रहा है, सुन रहे हो मेरी बात? सामने से एक लड़की मिली, तो लड़के ने लड़की को देखा। जैसे लड़के की नजर पड़ी लड़की पे, लड़की बहुत सुंदर है, तो उसने देखा तो यहां लड़की उद्दीपक है और वो बगल से निकल गया, उसके निकल गया, देख लिया। लेकिन अब क्या होता है, अब उसके दिलो दिमाग में एक हलचल मच जाती है कि यार मैं उसको वापस देखूं, वापस देखूं, वापस देखूं। उसके अंदर बहुत कुछ चलता है, थिंकिंग भी होती है, फीलिंग भी होती है, ड्राइव भी होता है, अराउजल भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब वो क्या करता है, उसे रहा नहीं जाता, तो अब वो पलट के वापस उसके सामने से आता है। पलट के वापस उसका आना रिस्पॉन्स है। क्या है? रिस्पॉन्स है। और वो लड़की उसके लिए क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है। तो व्यवहारवादी तो केवल लड़की और उसका रिस्पॉन्स वापस सामने से आना यही देखते हैं। अंदर उस पर क्या गुजरी, अंदर क्या क्या हुआ, इसको कोई नहीं देखता। इसको दो लोग ही देखते हैं, एक तो क्लार्क हल और दूसरे टोलमैन। ये दोनों अंदर जो हो रहा है उसकी बात करते हैं, और अंदर जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ओ बोलते हैं। व्यवहारवादी तो इसकी जगह ब्लैक बॉक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्लैक बॉक्स की। और ये SOR का सूत्र इन दो लोगों ने दिया है। एक वुडवर्थ की बात भी आती है, वो मैं बताऊंगा आपको फिर कभी। अभी ये समझ लें, मध्यवर्ती चरों को हम बोलेंगे SOR। क्या बोलेंगे? यानी ये बीच में जो होता है ना, वो भी महत्वपूर्ण है, बीच वाला भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसकी जगह लड़की की जगह कोई और उसको खूंखार कोई चेहरा दिखता तो अंदर बहुत ज्यादा उसको डर लगता, तो फिर वो भाग जाता। तो भागने का रिस्पॉन्स सबने देखा, उस स्टिमुलस को सबने देखा, लेकिन उसके अंदर उस पर क्या गुजरी वो किसी ने नहीं देखा। वो तो दो ही लोगों ने देखा, एक तो टोलमैन, दूसरे क्लार्क हल। तीसरी बात ये लिखा आपने सबने, मध्यवर्ती चर लिख लिया? लिखा? ओके। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये लिखो आप, टोलमैन सीखने में, अधिगम में, टोलमैन सीखने में पुनर्बलन, ये बहुत बड़ी बात है। टोलमैन सीखने में पुनर्बलन को, टोलमैन सीखने में पुनर्बलन को, बोलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। टोलमैन सीखने में किसको महत्वपूर्ण नहीं मानते? पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। आप बोलेंगे तो अजीब सी बात है, पहली बार सुना है कि साहब कोई पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? पहली बार तो सुना है। थॉर्नडाइक से लेके हमने स्किनर तक पढ़ लिया, सब लोग पुनर्बलन की बात करते थे ना। ओके, ये नहीं मानते। साथ में और कौन है जो नहीं मानते? यस, नो। मध्यवर्ती चरों की बात आएंगे तो टोलमैन के दोस्त हैं क्लार्क हल। कौन है? लेकिन पुनर्बलन नहीं मानने की बात आई तो इनके दोस्त हैं एडविन गुथरी। आपको पता है ना फर्स्ट ग्रेड में कितने बार आया? कौन सा युग्म, कौन से दो लोग सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते? तो नाम आएगा टोलमैन और गुथरी। तो ब्रैकेट में लिख दो, गुथरी भी नहीं मानते। वैसे गुथरी का सिद्धांत वापस पढ़ेंगे हम, गुथरी भी नहीं मानते। शॉर्ट में बस गुथरी भी नहीं मानते। हालांकि गुथरी की एक और बात है, पारुल आप बताओगी? यस, गुथरी तो पुनर्बलन के साथ साथ अभ्यास को भी नहीं मानते। ये भी आया परीक्षा में, तो गुथरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। पर गुथरी से टोलमैन समान क्यों है? पुनर्बलन को नहीं मानने के मामले में। क्लार्क हल से टोलमैन किस बात में समानता रखते हैं? बोलो। मध्यवर्ती चरों की बात करने में, ऑर्गेनिज्म की बात करने में। गेस्टाल्टवादियों से समानता किस बात पे रखते हैं टोलमैन? कौन से बिहेवियर पर? मोलर बिहेवियर पर। कौन से बिहेवियर पर? मोलर बिहेवियर पर समानता रखते हैं। मोलर बिहेवियर क्या होता है?
व्यवहार को कैसे समझना, टुकड़ों में बांटकर या समग्र रूप से? समग्र रूप से। और टोलमैन व्यवहारवादी भी हैं, क्यों? क्योंकि ये भी अवलोकन, प्रेक्षण, ऑब्जेक्शन, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की बात करते हैं। शाबाश। अब आगे ध्यान से, इसको लिख लिया सबने? चारों पांचों बातें होगी। अब सुने टोलमैन का प्रयोग। एक्चुअली टोलमैन के सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दो। क्या हुआ तुमको? पानी पिला दो। टोलमैन के सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दो गरिमा, वो यही है कि टोलमैन सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। और इससे एक बात निकलती है, कौन सी? बोर्ड पे देखो। टोलमैन कहते हैं कि साहब हम लोग ये गलती करते हैं। हम लोग, देखना बोर्ड पे, सीखना एक इंटरनल स्टेट है, हमने कितना सीखा है। और निष्पादन, समझते हो ना, दोनों को एक ही मान लेते हैं। आपने कितने नंबर हासिल किए, पेपर में कैसी परफॉर्मेंस दी, यह है निष्पादन। ये क्या है? जिसको पूरी दुनिया देखती है। और आपके अंदर आपने कितनी स्किल डेवलप करी, कितना आपने सीख लिया, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, यह है सीखना। तो बोलिए दोनों एक होते हैं या अलग अलग? यस, दोनों अलग अलग होते हैं। यह महत्वपूर्ण बात भी किसने बताई? टोलमैन ने बताई। और यहां ध्यान दें, टोलमैन कहते हैं कि यह जो निष्पादन है, इसमें पुनर्बलन जरूरी है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया इससे पहले हो जाती है, उसमें पुनर्बलन जरूरी नहीं है। पुनर्बलन के बिना भी प्राणी सीख लेता है, हालांकि सीखी गई बात को पुनर्बलन मिलने पे ही बताता है, वो निष्पादन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपने देखा होगा कि बिना पुनर्बलन के भी प्राणी सीखता है, पर वो सीखा हुआ बाहर आता है, प्रकट होता है या नहीं होता? नहीं होता। इसका मतलब वो व्यक्त होता है कि अव्यक्त रहता है? अव्यक्त रहता है। इसलिए टोलमैन का सिद्धांत किस नाम से मशहूर है? अव्यक्त सीखना। कौन सा सीखना? अव्यक्त सीखना। इंग्लिश में बोलेंगे लेटेंट लर्निंग। क्या बोलेंगे? ये क्या है? इसके लिए आप प्रयोग देखिए। एक्चुअली टोलमैन ने प्रयोग किया टीमेज, समझते हो? मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, देखें आप। टीमेज, भूल भुलैया। भूल भुलैया देखिए, कभी नाम सुना है? एक जैसी लखनऊ में भूल भुलैया है ना, एक जैसी गलियां हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि किस में जाऊं किस में नहीं। कभी आप यहां पे गए हो? अपनू राजस्थान और जयपुर में काफी जगह है। कहां पे? कई ऐसे कई हैं। फन किंगडम मानसरोवर में है। ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, इनमें ऐसा बच्चों को खेलने के लिए होता है। बड़े बड़े गार्डन है ना, गार्डन्स में ऐसे पौधे लगे हैं एक ही लाइन में। तो आप इधर जाओ तो वैसे बच्चे करते हैं, इधर तो यार किधर से आऊं, उधर बंद, उधर गए फिर बंद, उधर गए फिर बंद। आपने भूल भुलैया पेपर पे जरूर देखी होगी। टीमेज देखिए पहली, जिसमें खरगोश को झोपड़ी तक पहुंचाना है, पहुंचाते हैं ना, वो टीमेज है। वो क्या है? टीमेज। एक तो अगर गोल गोल कुछ है तो उसको बोलते हैं जिग्सा। उसको क्या बोलते हैं? और टीमेज में क्या होता है? एक टी बनता है। क्या बनता है? टी। समझते हो ना कि टी पे मकान नहीं लेना चाहिए साहब, मेरा मकान टी पे ही है। यहाँ पे कॉमर्शियल यूज बहुत बढ़िया होता है उसका, रेजिडेंस के लिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना कई बार। टी क्या होता है? ऐसे रोड जाती है, एक सामने रोड जाती है, टी बन गया। फिर यहां अगर आपका मकान है तो कुछ लोग कहते हैं रेजिडेंस नहीं बनाना चाहिए, कॉमर्शियल होना चाहिए। हालांकि ये सब अलग टाइप की बातें। तो टी समझते हो? ओके। तो क्या किया इन्होंने? टी मेज पर चूहों के 3 समूह बनाए। कितने समूह बनाए? सुन रहे हो ना? रेड्स पे प्रयोग किए, 3 ग्रुप्स बनाए और उनको भूल भुलैया पर दौड़ाया। किस पर दौड़ाया? भूल भुलैया पर दौड़ाया, टीमेज पर दौड़ाया। अब देखना आप, टीमेज ये है, ये रास्ता, ये आगे जाके टी, यानी यहां गए तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता उधर। प्राणी सोचता है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। यहां आके उसके सामने 2 राह है। क्या है? 2 राह है। तुम ध्यान दो, एप्रिन तो नहीं हो तो पहनते ना एप्रिन कोट, डॉक्टर्स, वकील्स। यहां आ गए तो यहां आके दोनों तरफ 2 रास्ते जा रहे हैं ना। ये टी बना कि नहीं बना? टी हो गया। अब यहां के प्राणी सोचता है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ये डिसीजन का पॉइंट है। और साथ में टोलमैन कहते हैं कि उसके सामने कोई पुनर्बलन नहीं होता, बल्कि यहां वो सोचता है कि इधर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा और उधर जाऊं तो मुझे
क्या मिलेगा, इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, प्रत्याशा। क्या दिया? तो टोलमैन का सिद्धांत प्रत्याशा का सिद्धांत भी कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाता है? प्रत्याशा का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। फिर मान लो इधर गए तो फिर एक टी है, 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 इधर, यानी ये जाल है टी का। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? कोई रास्ता बंद है, कोई खुला हुआ है, कोई मिला हुआ है, फिर एक टी है, और ये गोल है, ये मंजिल है। ये क्या है? मंजिल है। और ये सफर की शुरुआत है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब टी बन गया कहीं से भी, सुन रहे हो मेरी बात? इस पे उन्होंने चूहों को दौड़ाया। किनको दौड़ाया? और चूहों के कितने समूह बनाए? 3। कितने समूह बनाए? 3। 3 समूह कैसे बनाए और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही वो देखते हैं। पहले इसको समझ लो आप। इसमें एक तो प्रत्याशा शब्द आया। क्या आया? प्रत्याशा। एक जब चूहे मंजिल पे पहुंच गए तो उसके बाद फिर अगली बार छोड़ा, फिर अगली बार छोड़ा। तो टोलमैन कहते हैं कि चाहे एनिमल हो चाहे इंसान हो, उनकी बुक भी है, बुक का नाम लिखेंगे अभी, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। तो इंसान क्या करता है? मंजिल पे जाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। क्या ढूंढता है? शॉर्टकट ढूंढता है। और शॉर्टकट के लिए वो कोई, जैसे हम एक पढ़ रहे थे उसमें कि चाइना में कोई पर्यटक था, है ना, उसको चाइनीज भाषा नहीं आती थी, तो होटल से घूमने निकले पैदल ही कई जगह। फिर किसी ने कहा कि वापस कैसे आओगे? तो रास्ते में कुछ क्लूज मिलेंगे, कुछ चिन्ह मिलेंगे, संकेत मिलेंगे, उनको नोट करते जाना, है ना। तो फिर वापस आप किसी को दिखाना, चाइनीज लैंग्वेज तो आती नहीं, कि साहब इस जगह जाना है, ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, होता है ना। कि आप देखो डिस्कवरी जंगल में जाते हैं तो पेड़ भी तीर का निशान लगाते हैं, ये रास्ता है, या क्रॉस लगाते हैं, इधर नहीं जाना है। तो वो चाइनीज लैंग्वेज आती नहीं थी, तो उन्होंने कुछ चीजें लिख ली, खूब घूमे, काफी दूर आ गए। फिर अब चलते हैं वापस, टैक्सी वाले को बुलाया, ओके कहाँ चलना है, ये देखो, तो जहां जहां मतलब ये सब लिखा है वहां पे मेरे को छोड़ दो। लेकिन वो जो लिखा हुआ था वो था कृपया बाएं चलिए, कृपया बाएं चलिए, सेफ्टी रखिए, कुछ ऐसे निर्देश थे जिनसे कोई मतलब नहीं था। तो कहने का मतलब होता है कि हम फिर क्लूज को याद रखते हैं। तो वास्तव में क्या, एक जैसी गलियां, आप एक जैसी सड़क, एक जैसे रास्ते हो, तो हम कोई ना कोई चिन्ह याद रखते हैं। इस आधार पर इनके सिद्धांत का एक नाम हो गया चिन्ह गेस्टाल्ट। चिन्ह गेस्टाल्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहां से लेके यहां तक प्राणी अपने दिमाग में पूरा एक नक्शा बना लेता है, यार ये है, ये शॉर्टकट है, उसमें ये चिन्ह आएंगे। तो ऐसे ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब इनके सिद्धांत के बहुत से नाम है, उनको हम देखेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, और वो क्या, इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पे किया? चूहों पर। चूहों को किस पे दौड़ाया? टी मेज पे। इंग्लिश में बोलिए, टी मेज पे। हिंदी में किस पे दौड़ाया? भूल भुलैया पे। किस पे दौड़ाया? भूल भुलैया पे। ओके, तो अब जो दौड़ाया और जो इनका प्रयोग था वो दरअसल इनके एक और दोस्त थे, टोलमैन और होंजिक प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रयोग है वो? टोलमैन होंजिक। में लिखवाऊंगा सारी बात आपको, थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, देख लो। टोलमैन व होंजिक, क्या नाम है इनका? टोलमैन व होंजिक, होंजिक 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 ऐसे है, पता नहीं क्या क्या नाम है। टोलमैन व होंजिक प्रयोग। ओके, हो गया टोलमैन होंजिक प्रयोग। अब ध्यान से देखो, देख रहे हो सब लोग, ये जो इनका प्रयोग था वो 17 डेज एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। 17 दिनों का प्रयोग है। कितने दिनों का? 17 दिनों का प्रयोग है। इसमें उन्होंने तीनों समूहों ने जो परफॉर्मेंस दी, जो दिखाया उन्होंने, उसको उन्होंने इस ग्राफ पे इस तरह से व्यक्त किया। इस तरफ दिन है, डेज है, कोई भी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये 17 दिन है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह 17 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और इधर उन्होंने, ये मिटा रहा हूं एक बार मैं, इधर इन्होंने, देख रहे हो ना, मुश्किल चीज भी पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए इंसान को कभी कभी। इधर इन्होंने लिखा कि जो गलतियां हैं, एरर्स, क्या है? एरर्स वो हैं, वो कितने भी कर सकते हो आप, कितने भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, कितने भी। ओके, अब उनकी परफॉर्मेंस में उन्होंने जो गलतियां करी, ध्यान दो, ये गलतियां हैं। ये क्या है? गलतियां हैं। ये क्या है? गलतियां। पहला जो समूह था, उस समूह को उन्होंने
17 दिन तक उसमें दौड़ाया और उसको कभी पुनर्बलन नहीं दिया। पहला ग्रुप कौन सा था जिसको पुनर्बलन कभी नहीं दिया? सुनना दोनों, कभी पुनर्बलन नहीं दिया। तो उस ग्रुप ने पहले दिन गलतियां करी, फॉर एग्जाम्पल इतनी, फिर 17 दिन तक उस ग्रुप का जो आरेख बना वो कमोबेश ऐसा बना। ये कौन सा ग्रुप है? जिसको कभी पुनर्बलन नहीं मिला, कभी पुनर्बलन नहीं दिया। सुन रहे हो? ये नो इन्फोर्स्ड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? नो इन्फोर्स्ड। और दूसरा ग्रुप है जिसको लगातार पुनर्बलन दिया, जिसको लगातार पुनर्बलन दिया, ये दूसरा ग्रुप है। तो इसकी परफॉर्मेंस पहले दिन इतनी गलतियां करी, दूसरे दिन इतनी करी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 12वें दिन, 15वें दिन। ये वो ग्रुप है जिसको क्या किया? लगातार पुनर्बलन मिला। इसको लगातार पुनर्बलन दिया या मिला। सुन रहे हो कि नहीं? क्या फर्क हुआ? पुनर्बलन से किस में कमियां आई? गलतियों में। इसका मतलब क्या पुनर्बलन का सीखने पे प्रभाव पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? गलतियां कम हुई तो प्रभाव नहीं पड़ा क्या? पड़ा। लेकिन तीसरा समूह ऐसा था जिसको, अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, आप आ जाएगा समझ में। इसको देख के तो लग रहा है कि पुनर्बलन महत्वपूर्ण है ना? पर सर आप तो कह रहे थे कि टोलमैन पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। यही तो सवाल है आपके दिमाग में, तो पूरा सुनो। इसको देख के लग रहा है पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, और वाकई है। लेकिन टोलमैन क्या कहते हैं? तीसरा समूह ऐसा था जिसको 10 दिन तक कोई पुनर्बलन नहीं दिया। कितने दिन तक? तो 10 दिन तक इस दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस देखिए आप। और कोई कलर दिखता है क्या आपको इसमें? कैसा? ग्रीन तो है ही यार, ये दिख जाएगा। ओके, तीसरा ग्रुप है जिसको 10 दिन तक पुनर्बलन नहीं मिला, यहां तक कोई पुनर्बलन नहीं दिया। तो 10 दिन तक उस ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी थी? 10 दिन तक इस ग्रुप की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसको पुनर्बलन नहीं मिला, तो इसको भी नहीं मिला। यानी गलतियों में सुधार बहुत कम हुआ या सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुनर्बलन नहीं मिला। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि इसने नहीं सीखा, कम सीखा। पुनर्बलन मिला, उसने ज्यादा सीखा। क्या कर रहा है? अब क्या हुआ? सो गया था वो। अब 11वें दिन पुनर्बलन दिया। सुन रहे हो ना? 11वें दिन क्या दिया इनको? पुनर्बलन। और जैसे ही पुनर्बलन दिया, उसके अगली बार जैसे इनको टी मेज पे डाला, कमाल हो गया। इनकी गलतियों की संख्या में एकदम से कमी आ गई, और ये उस ग्रुप से भी बेहतर परफॉर्म कर गए जिसको लगातार पुनर्बलन दिया गया। इसका मतलब ये कौन है? ये वो है जिनको 11वें दिन पुनर्बलन दिया। इनको कब मिला पुनर्बलन? 11वें दिन पुनर्बलन दिया। अब आप समझिए, इसको देख के क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या ये एक ही दिन में सीख गए? क्या एक दिन में सीख सकते हैं? नहीं, ये तो पहले से सीखे सिखाए बैठे थे, बस उसको बता नहीं रहे थे, बस उसको परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसका निष्पादन नहीं कर रहे थे। इसका मतलब टोलमैन ने यह कहा कि पुनर्बलन सीखने में सहायक होता तो ये नहीं सीख पाते, ये तो अब से सीखना शुरू करते, क्योंकि पुनर्बलन तो आपने 11वें दिन से दिया है, तो 11वें 12वें दिन से सीखना शुरू होता, जबकि ये तो पहले ही सीखे हुए थे, इनसे बेहतर कर दिया। इसका मतलब पुनर्बलन सीखने में सहायक नहीं है, बल्कि सीखी गई क्रिया के निष्पादन में सहायक है। किसमें सहायक है? निष्पादन में सहायक है। ये मशहूर बात कहने वाले कौन है? टोलमैन। और पुनर्बलन के बिना भी क्या प्राणी सीखता है? बोलो, सीखता है। पर वो सीखना कैसा होता है? व्यक्त या अव्यक्त? समझ में आ गई? एकदम क्लियर। तो आपको क्या करना है? लिखो। तुमने कुछ लिख लिया तो उसको काटना नहीं है, वापस लिखना है, ठीक है ना? शॉर्ट में कुछ लिख लेते हो ना, तो कभी उसको काटा मत करो, वो भी काम आता है। लिखो, टोलमैन ने होंजिक के साथ मिलकर, टोलमैन ने होंजिक के साथ मिलकर, टोलमैन ने होंजिक के साथ मिलकर
किसके साथ मिलकर? होंजिक के साथ मिलकर भूल भुलैया परिपथ, भूल भुलैया परिपथ, ब्रैकेट में लिखना टीमेज, ऐसा लिखना टीमेज। टोलमैन ने होंजिक के साथ मिलकर भूल भुलैया परिपथ, ब्रैकेट में टीमेज पर चूहों के 3 समूहों को दौड़ाया, 3 समूहों को दौड़ाया। नीचे लिखो दूसरी बात, यह है, लिख रहे हो ना, यह है टोलमैन व होंजिक का, यह है टोलमैन, ऐसे भी लिख सकते हैं होंजिक व होंजिक का 17 दिन का प्रयोग। यह है टोलमैन व होंजिक का 17 दिन का प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। यह है टोलमैन व होंजिक का 17 दिन का प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। कितने दिन का प्रयोग? ओके, अब क्या प्रयोग था तो थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं। आप लिखें, लिख रहे हो ना? प्रथम समूह, प्रथम समूह, ये किसका समूह है? रेट्स का है। टोलमैन ने किस पर प्रयोग किया? रेट्स पर, चूहों पर। प्रथम समूह कभी भी पुनर्बलित नहीं किया गया। प्रथम समूह कभी भी पुनर्बलित नहीं किया गया। द्वितीय समूह लगातार पुनर्बलित किया गया। और तृतीय समूह 11वें दिन पुनर्बलित किया गया। ग्यारहवें दिन पुनर्बलित किया गया। नीचे लिखो निष्कर्ष, निष्कर्ष निष्कर्ष तृतीय समूह ने, निष्कर्ष तृतीय समूह ने तृतीय समूह ने 11वें दिन से, तृतीय समूह ने 11वें दिन से तीनों समूहों में, 11वें दिन से तीनों समूहों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन किया। ये थ्योरी है जो कितनी मुश्किल है, और उसको हम उस पे आरेख पे डालें तो 1 सेकंड में समझ में आता है। तो तृतीय समूह ने 11वें दिन से तीनों समूह में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन किया। और अब लिखो इंपॉर्टेंट, 3 समूह सिंपल, एक को पुनर्बलन नहीं मिला, एक को लगातार मिला, एक को 11वें दिन मिला, और बाजी मारी तीसरे समूह ने जिसको 11वें दिन मिला। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट लिखा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में इनवर्टेड कॉमास करके स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिख रहे हो? पुनर्बलन, पुनर्बलन सीखने में सहायक नहीं है। पुनर्बलन सीखने में सहायक नहीं है,
बल्कि बल्कि निष्पादन में सहायक है। पुनर्बलन सीखने में सहायक नहीं है, बल्कि निष्पादन में सहायक है। पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमास बंद और एरो करके ईसी टॉलमैन, ईसी टॉलमैन। अब नीचे नीचे आप बनाओ वो आरेख, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे लिखो डेज, दिन, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 5 7 9 11 13 15 17। और इधर लिखो गलतियां, या परसेंटेज ऑफ लर्निंग भी लिख सकते हैं इसको, एरर्स। परसेंटेज ऑफ लर्निंग लिखेंगे तो फिर ये ग्राफ उल्टा चलेगा, इसलिए आप ऐसे लिख लो, कितनी भी 2 4 6 8 10 12। अब पहला समूह, पहले दिन गलतियां करी इतनी। पहला समूह कौन सा था? पुनर्बलन दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, तो इसकी गलतियों में कोई ज्यादा कमी नहीं आई, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। और इसमें आप चाहो तो ऐसा लिख लो, नो इन्फोर्स्ड ग्रुप। हिंदी में लिखो तो समूह 1 लिख लो, आपके पास लिखा हुआ तो है ही, कि नो इन्फोर्स्ड ग्रुप है जिसको कभी पुनर्बलन नहीं मिला, पुनर्बलन नहीं, इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। ओके, दूसरा समूह, जिसको लगातार पुनर्बलन मिला, उसकी परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता गया, तो इसकी रेखा आप ऐसे खींच दो। और ये कौन सा है? ये है री इन्फोर्स्ड ग्रुप, इन्फोर्स्ड ग्रुप कर दो। चलिए, री इन्फोर्स्ड ग्रुप, वो नो री इन्फोर्स्ड है, इन्फोर्स किया तो भी चलेगा। ये है री इन्फोर्स्ड ग्रुप, यानी लगातार पुनर्बलन दिया, इसको पुनर्बलन दिया। तो इन दोनों की तुलना करते तब तो साफ दिख रहा है कि पुनर्बलन सीखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन निष्पादन वाली बात क्लियर नहीं होती, इसलिए तीसरा समूह महत्वपूर्ण है। और तीसरा समूह जो था उसको 10 दिन तक पुनर्बलन नहीं मिला, 11वें दिन पुनर्बलन दिया गया, ठीक है। यहां से पुनर्बलन उसको मिला, तो यहां तक तो उसकी स्थिति इसके बराबर रही, लेकिन यहां से वो इससे भी बेहतर कर गया। ये है 11वें दिन पुनर्बलन, शॉर्ट में लिख लो चलेगा, 11वें दिन पुनर्बलन। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है? री इन्फोर्स्ड है वो, है ना? हाँ, री कर दो ना, एक ही बात है। नो इन्फोर्स की जगह ऊपर वाला नो इन्फोर्स ग्रुप है, तो नो री इन्फोर्स बता रही हो क्या? हाँ चलेगा, इसको आप नो इन्फोर्स लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नो री इन्फोर्स्ड, बात एक ही है। ओके, तो 3 ग्रुप हो गए साहब, बात समझ में आ गई ना सबको? आई कि नहीं आई? ओके, अब एक और बात, और वो क्या? लिखो नोट, नोट लिख रहे हो ना? नोट टोलमैन, नोट टोलमैन के सिद्धांत। ज्यादातर परीक्षा में इससे से काम चल जाता है, इनके नाम काफी हैं, उनमें से कोई नाम पूछा जाता है। तो टोलमैन के सिद्धांत के विभिन्न नाम, टोलमैन के सिद्धांत के विभिन्न नाम।
टोलमैन के सिद्धांत के विभिन्न नाम। ठीक है, क्या क्या नाम है? तो एक तो उन्होंने लिखो, विभिन्न नाम एक साथ ही लिख लो। पहला लिख लो प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत, विभिन्न नाम। पहला प्रत्याशा। प्रत्याशा और कुछ नहीं है कि प्राणी टी पे जाके सोचता है कि इधर जाऊं तो क्या मिलेगा, बस इतनी सी बात है, उधर जाऊं तो क्या मिलेगा। एक आशा, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी डेवलप करता है, दैट इज प्रत्याशा का सिद्धांत। ओब्लिक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ओब्लिक प्रत्याशा का सिद्धांत, इंग्लिश में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ओब्लिक वो जब अपने दिमाग में चिन्ह बनाता है, अपने दिमाग में कुछ साइन बनाता है, क्लूज बनाता है कि इस कौन सा शॉर्टकट है जिस पे मेरे को ऐसा, मतलब ये गली ऐसी थी, इसमें एक बिल्डिंग थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, यहां पे कोई पेड़ था, प्रैक्टिकली हम ऐसा सोचते हैं, तो अपने दिमाग में अगली बार शॉर्टकट जाने के लिए हम एक रास्ता, यार सबसे शॉर्ट तो वो है जिसमें ऐसा घुमाव आया था, और भूल भुलैया में भी कुछ निशान बना दिए थे उनके। तो चूहों ने अपने दिमाग में कुछ सोचा होगा तभी वो शॉर्टकट ढूंढ पाए। तो इस आधार पे उन्होंने एक नाम बताया और वो था यस चिन्ह। चिन्ह और पूरे रास्ते का मैप अपने दिमाग में बनाया कि छोटे छोटे पार्ट्स का, बोलो पूरे का कि छोटे का? पूरे का। तो उसका नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। दूसरा नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, और पूर्णाकार को ही गेस्टाल्ट कहते हैं, इसलिए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी एक नाम हो गया, चिन्ह गेस्टाल्ट। और चिन्ह को संकेत भी बोल देते हैं हिंदी में। मैं 2 मिनट, संकेत गेस्टाल्ट सिद्धांत। और चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन। तो केवल साइन लर्निंग भी आता है, चिन्ह चिन्ह अधिगम भी इसका नाम है, इसलिए इंग्लिश में साइन लर्निंग भी इसको बोलते हैं। आपके रीट में आया था ऐसे, साइन लर्निंग। कौन सा लर्निंग? साइन लर्निंग। और साइन लर्निंग और कुछ नहीं है बल्कि ये है SIGNLEARNING, साइन लर्निंग। एक टोलमैन कहते हैं कि प्राणी अपने जो पूरा रास्ता है या पूरा जो प्रोसेस है उसका दिमाग में नक्शा बनाता है, जिसको उन्होंने एक नाम दिया कोग्निटिव मैप। इसी आधार पे तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है, इसलिए एक नाम हो गया संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत। ये इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत। यस, कोग्निटिव मैप थियरी, एक नाम हो गया कोग्निटिव मैप थियरी, ओब्लिक संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत। ये सारे नाम लिखने हैं। हाँ, संज्ञानात्मक नहीं, संज्ञानात्मक नक्शा होगा। शाबाश। नक्शा किसको बोलते हैं? ओके, मैप को बोलते हैं। तो संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत, एक कोग्निटिव मैप थ्योरी। अच्छा, किस चीज का संज्ञानात्मक नक्शा बनाता है? यहां एक लड़ाई और है। उसको रास्ते में जो मिलते हैं, कोई भी चिन्ह मिलते हैं, साइन मिलते हैं, क्लू मिलते हैं, क्लूज, सुन रहे हो मेरी बात? वो टोलमैन कहते हैं कि वो दरअसल उद्दीपक ही है। वो क्या है? वो उद्दीपक ही है। इसलिए कोग्निटिव मैप दरअसल ए चेन ऑफ स्टिमुलाई है, स्टिमुलस की चेन है, उद्दीपकों की श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है? उद्दीपकों की श्रृंखला है। इसलिए इनके सिद्धांत का एक नाम उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत भी है। ये ध्यान रखना, ओब्लिक करके लिखो, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। इंग्लिश में SS थ्योरी भी है। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, साइकोलॉजी में अक्सर परीक्षा में ऐसा होता है कि दो एक जैसे जब मॉडल आते हैं तो दोनों में कंपैरिजन होता है। पियाजे वाइगोत्स्की में कंपैरिजन होता है, तो क्लार्क हल और टोलमैन में भी कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पेवलोव और स्किनर में कंपैरिजन होता है ना। पेवलोव अनिच्छिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं और स्किनर ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। पेवलोव का सिद्धांत SR टाइप अनुबंध माना जाता है, जिसको S टाइप अनुबंध भी कह देते हैं, और स्किनर के सिद्धांत को RS टाइप अनुबंध, इसलिए R टाइप अनुबंध भी कह देते हैं। कहते हैं ना,
वही बात यहां भी लागू होती है। एक बार प्रश्न आया ऐसा परीक्षा में कि टोलमैन का सिद्धांत दरअसल एसएस थ्योरी है। क्या है? एसएस थ्योरी। और क्लार्क हल का सिद्धांत एसआर थ्योरी है। आप बोलेंगे साहब एसआर तो थोंडाइक का भी है, तो थोंडाइक का भी है, कोई मना नहीं करता, लेकिन दोनों में कंपैरिजन होता है बहुत बार। तो एसएस थ्योरी टोलमैन और एसआर थ्योरी क्लार्क हल, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हल्का सा साइड में कहीं लिख लेना, ऐसा स्टार बना के, स्टार बना दिया करो कोई चीज करनी हो तो, है ना, तो स्टार बना के लिख देना, यानी एसआर थ्योरी क्लार्क हल। एसएस थ्योरी टोलमैन और एसआर थ्योरी क्लार्क हल। ओब्लिक करके अगला नाम लिखना है। प्रत्याशा का सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, चिन्ह पूर्णाकार, चिन्ह गेस्टाल्ट, संकेत गेस्टाल्ट, साइन लर्निंग, संज्ञानात्मक नक्शा, कॉग्निटिव मैप, उद्दीपक सिद्धांत, एसएस थ्योरी। आप याद करो मोलर बिहेवियर, तो मोलर को हिंदी में बोलते हैं चवर्ण व्यवहार, तो चवर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। चवर्ण व्यवहार और कुछ नहीं है बल्कि समग्र व्यवहार की बात की जाती है, चवर्ण व्यवहार का सिद्धांत। आप बोलेंगे साहब चवर्ण व्यवहार क्या है? ओब्लिक इंग्लिश में मोलर बिहेवियर, मोलर याद रखना, मोलर बिहेवियर थ्योरी। ओब्लिक एक इनकी बुक है, हाँ एवेक बताएंगे शाबाश, एवेक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इनकी बुक है, बुक का नाम है पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। तो पर्पजिव बिहेवियर ध्यान रखना, पर्पजिव बिहेवियर को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। दरअसल ये मोलर जो शब्द है ना, मोलर शब्द में बहुत सी बातें आती है। मोलर का मतलब होता है पर्पजिव, गोल ओरिएंटेड, एज ए होल, तीन चीजें आती है इसमें, गोल ओरिएंटेड, पर्पजिव और एज ए होल। तो पर्पजिव को इंग्लिश में बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, तो एक नाम है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। ये ध्यान रखना, परीक्षा में जब पूछा जाता है, पूछा गया है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत किसका, तो टोलमैन, लेकिन व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसका, तो क्लार्क हल, वो वहां पे बताएंगे आपको। एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि इनकी बुक का नाम ही ऐसा है। तो ओब्लिक करके एक नाम लिख दो, पर्पजिव बिहेवियर, पर्पजिव बिहेवियर थ्योरी। और एक नाम अव्यक्त सीखना, अव्यक्त सीखना। देखो अव्यक्त की जगह हिंदी में और भी नाम आ सकता है, इंग्लिश में याद रखना लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। कौन सी लर्निंग? लेटेंट, इतने नाम है, लेटेंट लर्निंग, इतने नाम। एक छोटी सी बात और अभी पूरा करूंगा जल्दी से, लेटेंट लर्निंग, इनकी बुक का नाम साथ में लिखा देता हूं, है तो नीचे, इसके बाद नीचे फाइनली लास्ट में आप लिख लो, इनकी बुक है एक, टोलमैन की बुक, बुक है, ऐसे लिख लो, पर्पजिव। पर्पजिव का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, पर्पजिव बिहेवियर। यह बुक महत्वपूर्ण है, इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था, पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में भी होता है, एंड मेन, इंसानों में भी होता है। ये 1932 में आई थी। तो पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन बुक है टोलमैन की, और टोलमैन के सिद्धांत के इतने नाम है। मुश्किल था? क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए, घर पे एक बार इसको पढ़ना, बस मेन बात इसमें। अब मैं इसलिए सारी चीजें बताता हूं, पता नहीं कौन सी बात आ जाए, और फर्स्ट ग्रेड में हुआ है ऐसा, आपको पता है ना, लगभग सारे नाम, कभी कोई, कभी साइन लर्निंग, कभी कोई आया। बोलिए जल्दी से, पहला नाम बोलो प्रत्याशा का सिद्धांत, दूसरा नाम बोलो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, तीसरा नाम चिन्ह पूर्णाकार, चौथा चिन्ह गेस्टाल्ट, अगला संकेत गेस्टाल्ट, अगला साइन लर्निंग, अगला साइन लर्निंग, अगला संज्ञानात्मक रक्षा सिद्धांत, अगला कॉग्निटिव मैप थ्योरी, अगला उद्दीपक सिद्धांत। इंग्लिश में एसएस थ्योरी किसकी? टोलमैन की। और एसआर थ्योरी किसकी? क्लार्क हल की। शाबाश। अगला नाम चवर्ण व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलर बिहेवियर। अगला नाम उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्पजिव बिहेवियर। इनकी बुक का नाम क्या है? पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। कब आई थी? 1932 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अव्यक्त सीखना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओके, थैंक यू। हाँ, दिखाई नहीं?